आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, कल के आगे का जो हमने पढ़ा था मैग्नीट्यूड पढ़ चुके हैं हम और मेज़रमेंट को समझ चुके हैं। मैं आपको पढ़ा रहा था रेशियो, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताना चाह रहा था। तो हमारा जो टॉपिक जो है वो क्या है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कौन सा टॉपिक है हमारा आज का? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान देना, इसको पहले हम समझ लेते हैं, फिर इसको और एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है। अब एक और टाइप को हम समझेंगे, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जो हमको एलेबोरेट करना है, और उसके बाद हम क्या देखेंगे, अलग तरीके से इसको और देखेंगे, इसके एक और तरीके से टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखो, सबसे पहला जो है वो है हमारे पास कौन सा है, रेशियो। सबसे पहले कौन सा है हमारे पास, रेशियो। रेशियो का मतलब होता है डिवीज़न एक्चुअल में, ठीक है। तो ऐसी कोई भी दो क्वांटिटियाँ जो सिमिलर हों, यदि मैं कोई नई क्वांटिटी निकालूं उनको डिवाइड करके, तो वो कौन सी क्वांटिटियों में कहलाती हैं, रेशियो में कहलाती है, ठीक है ना। तो मैं इसे लिख सकता हूं, व्हेन टू सिमिलर क्वांटिटीज आर डिवाइडेड to form a new quantity, then they are kept in the category of ratio। तब उन क्वांटिटियों को किसी कैटेगरी में रखते हैं, हम रेशियो की कैटेगरी में रखते हैं। देखो, इसका सबसे पहला एग्जाम्पल जो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है वो हमारा एग्जाम्पल है कौन सा, एंगल, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल है, एंगल। आपने देखा होगा एंगल इज इक्वल टू कितना होता है, आर्क अपॉन रेडियस। कैसा है हमारे पास, आर्क अपॉन रेडियस। इज दैट क्लियर? तो ये जो है हमारे पास जो क्वांटिटी है, ये कौन सी क्वांटिटी है आपकी, रेशियो वाली क्वांटिटी है। समझ में आ गया ना, क्योंकि आर्क भी कौन सी है आपकी, लेंथ वाली है, और रेडियस भी क्या है आपका, लेंथ है। पर ये एक स्पेशल टाइप की क्वांटिटी है। ये कौन सी स्पेशल टाइप की क्वांटिटी है, मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपके पास एंगल लिया है, ठीक है ना। कौन सा लिया है, एंगल लिया है, किसके लिए, एग्जाम्पल के लिए। पर एक्चुअल में अगर मैं रेशियो को समझाऊँ कि जब दो सिमिलर क्वांटिटी कैसे डिवाइड होती हैं एक नई क्वांटिटी को बनाने के लिए, तब उनकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। ध्यान रखना, हम क्या बोल सकते हैं, दे हैव नो यूनिट। क्या कह सकते हैं हम, दे हैव नो यूनिट, उनकी कोई भी यूनिट नहीं होती। ये एंगल जो है एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद टाइप का है कि ये रेशियो में होने के बाद भी इसकी एक यूनिट है। इसकी यूनिट क्या होती है, आपने पढ़ा होगा डिग्री, रेडियन, पढ़ा है ना आपने, ठीक है ना। इसकी यूनिट क्या होती है, डिग्री और रेडियन। ये इस कंसेप्ट को क्या करता है, एकदम उसको अपोज कर देता है उसका, ठीक है ना। ये एक्सेप्शन है इसका। फिर भी मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ, जो जो डेफिनेशन है इसको कौन सी चीज़ फिट होती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है, रिलेटिव डेंसिटी। कौन सी है इसकी, रिलेटिव डेंसिटी। ध्यान रखना, कौन सी, रिलेटिव डेंसिटी। ये रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है, इसका अगर फॉर्मूला निकालूँ मैं, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस या फिर ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया ना। मतलब मैं बोलता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी कुछ डेंसिटी है, होगी कुछ ना कुछ डेंसिटी। समझ में आ रहा है। अगर मैं बोलूँ उसकी रिलेटिव डेंसिटी निकालो, तो एक्चुअल में आप उसको वाटर से कंपैरिजन करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए कौन सा फार्मूला आएगा आपका, ये फार्मूला आएगा। आप डेंसिटी की यूनिट आपको मालूम है सेम होगी, इसमें भी डेंसिटी की यूनिट सेम होगी। तो जब डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल हो जाएगा तो आपकी उसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। मेरी बात समझ में आए ना। तो इस क्वांटिटी की कोई भी यूनिट नहीं होगी। इधर मैं लिख सकता हूँ नो यूनिट। कौन सी होगी, नो यूनिट। इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग, नो यूनिट। आपने एक और चीज़ सुना है जो 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद होगा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो लाइट के पर्पस में पढ़ा होगा आपने स्नेल्स लॉ में, ठीक है। वो क्या कहलाता है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसकी जो फॉर्मूला जो है, आप 12th में इसको अच्छे से पढ़ेंगे और 10th क्लास में भी आपने इसको देखा ही होगा। उसमें क्या था आपका, स्पीड ऑफ लाइट। क्या था आपका, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जिस मीडियम में
का हमको क्या निकालना रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है। आप स्पीड अपॉन स्पीड करोगे कोई यूनिट नहीं आएगी, क्या होगा इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा, तो आप यह क्या बोलेंगे इसमें, नो यूनिट। इज़ दैट क्लियर? इसकी भी क्या होगी आपकी, नो यूनिट होगी। और एक और क्वांटिटी आप कुछ दिनों में पढ़ेंगे और वो क्वांटिटी है हमारी स्ट्रेन। कौन सी क्वांटिटी है हमारी, स्ट्रेन। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको, क्या कहलाएगी वो, स्ट्रेन। और स्ट्रेन कितना होता है, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन, अपॉन इनिशियल डायमेंशन। इज दैट क्लियर? यहाँ पर डायमेंशन से मतलब है चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, चेंज इन एरिया अपॉन इनिशियल एरिया, चेंज इन शेप अपॉन इनिशियल शेप, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो जो लेंथ से अपन में लेंथ होगा, कुछ भी होगा, वो क्या कर देगा, आपकी यूनिट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो इसकी भी कैसी होगी आपकी, नो यूनिट। क्या होगा आपका, नो यूनिट। सिंपल सा कंसेप्ट है ये। तो ऐसी टाइप की कोई क्वांटिटियाँ जिनमें सेम क्वांटिटियों का क्या होता है, डिवीज़न हो जाता है या रेशियो में होती हैं, तो उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। ये पहला कंसेप्ट हमारा ये बोलता है। तो ये तीनों क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। पर इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब कि इस तरीके से होने के बाद भी उसकी यूनिट होती है। ये और वो क्या है, एंगल। एंगल एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें आर्क अपॉन रेडियस, मतलब लेंथ अपॉन लेंथ होने के बाद भी इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एंगल की आपने प्रैक्टिस यूनिट डिग्री देखी और ऐसा यूनिट क्या देखी है आपने, रेडियन देखी है। समझ में आ रहा है ना आपको? इतना हमारा क्या है, ये छोटा सा बेसिक सा क्या है, कंसेप्ट है। अब नेक्स्ट जो था, हमने आपके बात की थी, दूसरी क्वांटिटी जो थी हमारी कौन सी थी, स्केलर थी। कौन सी थी हमारी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी। तो ध्यान देना, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और वेक्टर जो है अगले चैप्टर हमारा वही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी की यदि मैं बात करूं तो वो क्वांटिटियां जिनको एक्सप्लेन करने के लिए, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, वो कौन सी क्वांटिटियां कहलाती हैं, हमारी स्केलर क्वांटिटियां कहलाती हैं। इज दैट क्लियर? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्लेन्ड कंप्लीटली ओनली विद द मैग्नीट्यूड्स आर कॉल्ड दी, कौन सी क्वांटिटियां, हमारी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे मैं बात करूं टाइम, जैसे मैं बात करूं टाइम, अभी कितना बजा है, बोलोगे 10। तुम कितनी देर से पढ़ रहे हो, 1 घंटे से, सफिशिएंट है। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं घर में 10 घंटे पढ़ रहा था, पड़ोस में पढ़ रहा था, बाहर पढ़ा था, डजेंट मैटर। मैंने पूछा आपने कितनी देर पढ़े, आपने बोला 1 घंटे, सफिशिएंट है मेरे को। आपका मास कितना है, आपने बता दिया मेरा मास है 10 किलो 12 किलो, सफिशिएंट है मेरे लिए। अब ये मतलब नहीं है कि छत में 10 किलो होगी, ज़मीन में 10 किलो हो, डजेंट मैटर। मास आपका कितना है, 10 है, 10 है, चल जाएगा इतना। मैं बोलूँ आपकी हाइट कितनी है, आपकी हाइट कितनी, हाइट पे आखिर है तो लेंथ ही ना, बोले 5 फुट 10 इंच, सफिशिएंट है मेरे लिए, इससे ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस टाइप की क्वांटिटियाँ जो हैं जिनको बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ नंबर यानी मैग्नीट्यूड काफ़ी होता है, वो हमारी कौन सी क्वांटिटियाँ कहलाती हैं, स्केलर क्वांटिटियाँ कहलाती हैं। ओनली इसमें क्या बोल सकते हैं हम, वी रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड, वी रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट जो है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। एक बात ध्यान रखना, ये जो है ना, इसको इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे आप अगले चैप्टर में, जब हम वेक्टर एनालिसिस पढ़ेंगे, वेक्टर अलजेब्रा, तब आप समझेंगे कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है। हम तो सिर्फ यहाँ जानकारी ले रहे हैं क्वांटिटियों की, क्वांटिटियाँ कैसी हैं और हाउ डू दे फंक्शन एक्चुअली। इज दैट क्लियर? तो यहाँ देखें, इसकी वेक्टर क्वांटिटियाँ वो होती हैं जिनमें आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी, डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। ठीक है ना, जैसे मैं बोलूँ कि मैंने फोर्स लगाया, धक्का दिया, किस तरफ धक्का दिया, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, मेरे तरफ। इज दैट क्लियर? जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किस तरफ, किस तरफ, ये भी क्या हमारे लिए मायने रखता है। तो इस टाइप की क्वांटिटियाँ कौन सी क्वांटिटी कहलाती है, हमारी वेक्टर क्वांटिटियाँ कहलाती हैं। हम ये बोल सकते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड दी वेक्टर क्वांटिटीज। इज दैट क्लियर? जैसे कि आप वेलोसिटी बोलें, वेलोसिटी, आप बोलें एक्सेलरेशन, ठीक है ना, फोर्स, मोमेंटम, ये सारी की सारी जो क्वांटिटियाँ हैं, ये कौन सी क्वांटिटियाँ हैं, हमारी वेक्टर क्वांटिटियाँ हैं। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डायरेक्शन, एवरीथिंग विल बी स्टडीड बाय अस इन नेक्स्ट चैप्टर। इज दैट क्लियर? स्केलर हमको पढ़ना है। स्केलर के बाद हम यहाँ देखेंगे नेक्स्ट जो चौथी टाइप की क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, ये आपको ज़्यादा दिमाग में नहीं लगाना है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं भी आती है तो आप ध्यान देना। ये इस टाइप की क्वांटिटी होती हैं जिनके ना तो मैग्नीट्यूड फिक्स होता है ना डायरेक्शन फिक्स होता है। समझ में आ गया ना? ये जैसे कुछ क्वांटिटियाँ ना वेक्टर होती हैं ना स्केलर होती हैं।
इज दैट क्लियर। तो वो किस कैटेगरी में रखी जाती हैं, टेंसर की कैटेगरी में रखी जाती हैं। जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये उन लोगों के लिए है जो लोग इसको पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। जो नए बच्चे हैं उनको अभी तो इसमें दिक्कत जाएगी, क्योंकि अभी मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है पढ़ाया ही नहीं है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक वेक्टर क्वांटिटी भी नहीं है और स्केलर क्वांटिटी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सेस के थ्रू घूम रहा है, उसका यदि रोटेशन का सेंस भी बदल दें तो भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहता है। तो मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, उसकी मूवमेंट, उसका मोशन का सेंस कोई बात नहीं है। पर अगर मान लेते हैं उसी क्वांटिटी को, उसी ऑब्जेक्ट को लेकर अगर डिफरेंट एक्सिस के थ्रू यदि उसका मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगी हमारे पास, टेंसर क्वांटिटी में। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट हैव फिक्स, क्या बोलूँगा, डज नॉट हैव फिक्स मैग्नीट्यूड, ना इसका मैग्नीट्यूड फिक्स है और ना ही क्या है इसकी डायरेक्शन फिक्सेस है। कैसी है, डायरेक्शन एंड लगाना पड़ेगा ना, और हिंदी में लिख रहा हूँ, डायरेक्शन फिक्स है। समझ में आ रहा है आपको? ये मेरा क्या है, कंसेप्ट है। तो आपको इससे ज़्यादा डील नहीं करना है, ठीक है। ये कन्फ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, आप अगर भूलना चाहें तो इसको भूल भी जाएं, क्योंकि जब आपको मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह पढ़ाऊंगा तब आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर? इसके और सारे एग्जाम्पल हैं, इसको फालतू में लपेटने से कोई मतलब है नहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा 3 क्वांटिटियाँ, रेशियो क्या है, स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है। मेरे ख्याल से आप इसे नोट करें, फिर हम इसके आगे का पोर्शन को थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या हमारा, सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट। इज़ दैट क्लियर? एक्चुअल में हम यूनिट जो है अलग अलग कैटेगरी में रखे हुए हैं मेज़र करने के लिए। इसमें जैसे हम अगर बात करें, आपको मैं बोलूँ यहाँ पर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो बोलना चाहो आप इसको, ठीक है ना। सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये किसके लिए है, मेज़रमेंट के लिए है। तो मैं आपको बात करूँ, जैसे पहला देखूं तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा CGS सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। आप लोगों ने सुना होगा, आप इसे यूनिट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, इसे बोल सकते हो, ठीक है। ये एक एब्रीविएशन फॉर्म है, मतलब शॉर्ट टर्म फॉर्म है। सिंपल तरीके से मैं बोलूँ किस चीज़ का, ये C जो है, ये जो है किसके लिए काम करती है, सेंटीमीटर के लिए। G किसके लिए, ग्राम के लिए। और S किसके लिए, सेकेंड के लिए। समझ पा रहे हो ना आप क्या है? मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्राम और S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। समझ में आ गया ना? जहाँ ये किसके लिए काम, मेज़र करने के काम आता है, लेंथ, ये मास और ये किसको, टाइम। समझ पा रहे हैं ना आप? ये इस तरीके से क्या है, हम इसको काम कर सकते हैं नापने के लिए। अगर हम किसी चीज़ की लेंथ को सेंटीमीटर में नापें, मास को ग्राम में नापें और टाइम को यदि हम सेकंड में नापें, तो उस टाइप के सिस्टम को हम किसके अंतर्गत रखेंगे, किसकी कैटेगरी में रखेंगे, हम उसको CGS सिस्टम की कैटेगरी में रखेंगे। समझ पा रहे हैं ना आप? अब हमारे पास दूसरा कंसेप्ट है, दूसरा जो है वो है हमारे पास MKS। दूसरा कौन सा है, MKS सिस्टम। MKS सिस्टम, जहाँ पर M जो है वो किसके लिए है, मीटर के लिए। M किसके लिए है, मीटर। और इससे क्या नापोगे आप, लेंथ ही नापोगे। आपका जो K है वो है किलोग्राम, वो क्या है आपका, किलोग्राम। समझ पा रहे हैं ना? और ये ये किसके लिए है, मास के लिए। और अगर मैं बात करूँ S किसके लिए है भाई, सेकेंड। और ये किसके लिए है आपका, टाइम के लिए। समझ पा रहे हैं ना आप? MKS की जैसे मीटर सेंटीमीटर से पढ़ा है, अभी कितना बड़ा है इसका कंपैरिजन अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा होता है, FPS सिस्टम होता है हमारे पास। कौन सा होता है, FPS सिस्टम। अब ये FPS सिस्टम क्या है, F जो है वो खड़ा हुआ है किसके लिए, आपके पास फुट के लिए। फुट, इससे क्या नापोगे, लेंथ। देखो ना हाइट कितनी है, 5 फीट 6 फीट बोलते रहते हो, वही वाला फुट है ये, ठीक है। P जो है वो किसके लिए है, पाउंड के लिए। P किसके लिए है, पाउंड के लिए। और ये किसके लिए है, मास। और S तो भाई सेकेंड ही है, इससे अपन को कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है। सेकेंड किसके लिए, हमारा टाइम के लिए, ठीक है ना। ये हमारे क्या हैं, 3 बेसिक सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट है। मतलब इससे क्या कर सकते हैं, हम नाप सकते हैं।
इन तीनों में मतलब कोई भी चीज़ हो, ये हम इन क्या कर सकते हैं, इनमें एक दूसरे को हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बेसिकली एक चीज़ समझाता हूँ, मैं यहाँ ध्यान देना, फिर मैं आपको एक चौथा सिस्टम और बताता हूँ, एसआई सिस्टम। पहले देख लेते हैं चौथा सिस्टम जो है हमारे पास वो कौन सा है, एसआई सिस्टम। ठीक है, एसआई सिस्टम ये रीजनल है। ये कैसे है, रीजनल है हमारी, मतलब जैसे मान लेते हैं ये अलग कैटेगरी में यूज़ होगी, ये अलग, जैसे मान लेते हैं ब्रिटेन में ये, जर्मनी में ये यूज़ हो रही है, ब्रिटेन में लगभग ये भी यूज़ हो जाती है आपकी एफपीएस वगैरह, समझ में आ रहा है, मतलब अलग अलग जगह पर इनका यूज़ होता रहता है। ठीक है, तो इनको क्या है, जैसे हमारे यहाँ आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, बहुत पुराने समय में हमारे यहाँ जैसे किलो नहीं चलता था, उस समय सेर चलता था, एक सेर घी वो किलो जैसा होता था। ठीक है ना, उस समय पर तो ये हर जगह पर अलग अलग यूनिट रहती थी। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, इंटरनेशनल जो बिज़नेस चालू हुआ हमारा, तो भाई मैं बोलता हूँ कि जैसे कपड़ा लाना है मेरे को, 1 फुट कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा लाना है, तो मेरे यहाँ से 1 मीटर चलता है, लेकिन आपके यहाँ तो फुट चलता है, तो फिर कैसे नापेंगे, उसका तो कोई है ही नहीं हमारे पास सिस्टम। तो मैं क्या करता उस समय, फिर क्या था, एक जनरल असेंबली है किसकी, वेट और मेज़र की। ठीक है ना, वेट और मेज़र की जनरल असेंबली है जो पूरी वर्ल्ड को क्या करके रखी है, उसके लिए यूनिट डिसाइड करती है कि क्या है कैसा, जिसको डुप्लीकेट किया जा सकता है। ठीक है, तो उन्होंने भाई पकड़ा समझाने के लिए कि पूरी असेंबली ने डिसाइड किया कि ये फलाना टुकड़ा है, इसका मास जो है आज से 1 किलो कहलाएगा ये। ठीक है, तो सबको उसकी कॉपी करके दे दिए। अब आप क्या करेंगे, उसको देखेंगे, अब आज से वो 1 किलो है। अब आप पूरे वर्ल्ड में यदि आपको कोई चीज़ का मास यदि करना है, यहाँ से वहाँ करना है, तो आप उसमें 1 किलो से कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ टेम्परेचर के लिए, तो भाई टेम्परेचर के लिए भी उन्होंने पकड़ा दिए डिग्री सेल्सियस, केल्विन पकड़ दिए पूरे वर्ल्ड के लिए। क्या कर दिए, हम यहाँ पर डिग्री सेल्सियस पढ़ते हैं, कहीं पर फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर नापते हैं, पूरे वर्ल्ड के लिए क्या करें, तो उनके उसलिए उन्होंने क्या कर दिया, केल्विन डिसाइड कर दिया एसआई सिस्टम में, जो पूरे वर्ल्ड में क्या करता है, काम करता है। एक बात और ध्यान रखना, यूनिट जो है, यूनिट एकदम उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, बहुत एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो सारी प्रॉपर्टी किसी यूनिट में क्या हो, अवेलेबल हो, तो हम उसको यूनिट बोलेंगे और उसको अडॉप्ट करेंगे। पहली प्रॉपर्टी जो है, देखिए बहुत सारी हैं, इस आपको इंटरनेट में हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन जितनी मेरे को याद है मैं आपको उतना समझा देता हूँ। पहली चीज़ कि यूनिट ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ की यूनिट बना रहे हो तो वो ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा, उसका बहुत आसानी से डुप्लीकेशन किया जा सकता है, डुप्लीकेट किया जा सकता है, तब तो भाई हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर डुप्लीकेट नहीं कर सकते तो कैसे कर लेंगे, उसको बहुत आसानी से वो समझ में आनी चाहिए। जैसे मैं आपसे एक बात करूँ कि डिग्री सेल्सियस अगर मैंने एक स्केल बनाया, तो भाई वो 0 डिग्री पर पानी जम जाता है और 100 डिग्री पर उबल जाता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि 0 डिग्री कितना होता है और 100 डिग्री कितना होता है। आपने बर्फ़ छुई है, टच किया, आपको महसूस है ठंडा, तो वो आपका 0 डिग्री हो गया आपका। ठीक है, और आपने उबलते हुए पानी में भी कभी ना कभी हाथ डाला होगा या किसी का गया होगा, तो वो महसूस होता है कि क्या है। तो एक्चुअल में आप उसको प्रैक्टिकली समझ भी सकें, समझ में आ रहा ना, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे यूनिट बना सकते हैं और उसे क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपकी बुक में हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा, इसमें टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो चौथा सिस्टम है एसआई सिस्टम, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है हमारे पास। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमने 7 क्वांटिटियों को रखे हुए, ये एक्चुअल में एमकेएस सिस्टम के जैसे ही डिफ़ाइन कर देते हैं हम इसे। तो जैसे अगर मेरे को लेंथ नापना है, क्या नापना है, मेरे को लेंथ नापना है, तो लेंथ को मैं नापता हूँ किससे, मीटर से। किससे नापूंगा, मीटर से। समझ रहे हो ना आप। अगर मेरे को मास नापना है, क्या नापना है, मास, तो मैं इसे नापूंगा किलोग्राम से। किससे नापूंगा, किलोग्राम से। ठीक है, अगर मेरे को टाइम नापना है, मेज़र करना है या मापना है, जो बोलना चाहो, उसे किससे करूँगा, मैं सेकंड से मेज़र करूँगा। इज़ दैट क्लियर। अगर मेरे को इलेक्ट्रिक करंट नापना है कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, तो मैं उसे किससे नापूंगा, एम्पियर से। किससे नापूंगा, एम्पियर से। समझ में आया ना, किससे नापूंगा मैं, एम्पियर से। अगर मान लेते हैं भाई टेम्परेचर नापना है मेरे को, कौन सा टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर यदि नापना है मेरे को, तो मैं उसको किससे नापूंगा, केल्विन से। किससे नापूंगा मैं, केल्विन से। मतलब ये सारी की सारी जो है हमारी एसआई यूनिट है। ठीक है ना, ये पूरे वर्ल्ड में हमारी ये चलती हैं इस तरीके से। और क्वांटिटी जैसे मान लेते हैं, मैं बोलता हूँ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना, इसको नापते हैं किससे, मोल से। आपने सुना होगा, इसको किससे नापेंगे हम, मोल से। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इसको नापते हैं हम किससे, कैंडेला से। समझ में आ गया ना, ये 7 हो गई।
इज़ दैट क्लियर। ये एक्चुअल में साथ ही होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। अगला टॉपिक हमारा यही है। तो इनसे क्या कर सकते हैं, हम इसको नाप सकते हैं। ये हमारा क्या है, मतलब मेज़रमेंट करने के सिस्टम है। इतने इतने तरीके से हम क्या करते हैं, इनको नापते हैं, इतने इतने तरीके से समझते हैं। कहीं पर आपको वैल्यू सेंटीमीटर में मिलेगी, कहीं आपको भाई मीटर में मिलेगी, कहीं आपको भाई फुट में मिलेगी, ये सब चीज़ मिलती हैं। पर इनको एक दूसरे से क्या कर सकते हो, आप रिलेट कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ कन्वर्जन की, मैं बोलूँ 1 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू होता है भाई 100 सेंटीमीटर, और ये जो होता है वो कितना होता है 3.28 फीट, ठीक है ना। फुट का प्लूरल फॉर्म फीट है। इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप। यदि मैं बोलूँ 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम तो कितना होगा 1000 ग्राम, और पाउंड में यदि बोलूँ तो कितना हो जाएगा 2.20 पाउंड। मेरी बात समझ में आ रहा है। आप ऐसे एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हो। और मैं बोलूँ भाई 1 पाउंड कितना होता है, 1 पाउंड कितना होता है, तो होता है 0.453 ग्राम। किलोग्राम में बदलना चाहो, ना 453 किलोग्राम। और ग्राम में यदि बदलना चाहो तो आप इसमें क्या कर सकते हो, 453 ग्राम। समझ में आ रहा है ना। आप इसको इस तरीके से क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब एक यूनिट दूसरे में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। आप कुछ भी कर लो। जैसे आपने सुना होगा एक मील सुना होगा आपने, नॉर्मल है। 1 माइल कितना होता है 1.6 किलोमीटर, कितना होता है 1.6 किलोमीटर। आप उसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इज़ दैट क्लियर। मतलब 1600 मीटर। वो अभी हम पढ़ लेंगे अपना आगे, हमारा आगे का टॉपिक वही है। तो ये हमारी क्या है, यूनिट्स हैं। इन यूनिट्स को क्या कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं। और हम किसी चीज़ को मेज़र करेंगे तो इसी तरीके से मेज़र करेंगे। इज़ दैट क्लियर। मान लेते हैं यदि मैं अपने से बोर्ड की लंबाई को बोलूँ कि मेज़र करो, तो आप रखेंगे, बोल देंगे भाई 6 फिट का है, या फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। यदि आप मीटर में करना चाहें तो उस मीटर में कन्वर्ट कर लें। हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखना, एक स्पेशल चीज़ मैं आपको बता दूं। 1 फुट इज़ इक्वल टू जो होता है वो आपके स्केल में 30 सेंटीमीटर रहता है, लेकिन वो एक्चुअल में 30.48 सेंटीमीटर का होता है। समझ में आ गया ना, कितना होगा 30.48 सेंटीमीटर का 1 फुट होता है। समझ पा रहे हैं ना आप। इज़ दैट क्लियर। अभी इतना क्या है, सफिशिएंट है। आप इसको नोट करें, फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे।